ओके वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों का स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑन एकेडमी पे एंड लेट्स क्रैक गीट एंड आईएससी। ओके अगेन वेलकम 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 ऑल ऑफ यू, वेलकम वेलकम। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द इंटरव्यू। क्लियर, डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरव्यू होते हैं, चाहे आपका ईएससी का इंटरव्यू हो गया या पब्लिक सेक्टर का इंटरव्यू हो गया या मास्टर्स में आईआईटी में एडमिशन, मास्टर्स के एडमिशन के लिए जो इंटरव्यू होते हैं, ये कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू हो, तो उसके रिगार्डिंग आज हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एंड उसमें आज ये अपना पहला एपिसोड यानी पहला क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन काफी फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू में पूछा जाता रहता है और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन से फैमिलियर भी होंगे। तो लास्ट तक बने रहिए और बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उनको हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, कैसे वहां पर अपने को बताना है, कैसे अप्रोच करना है। क्लियर। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है काफी फ्रिक्वेंटली कि आपकी जो कार्नोट साइकिल होती है यानी आइडियल या हाइपोथेटिकल जो साइकिल होती है, तो इस साइकिल का फेज डायग्राम में फेल्योर कैसे होता है, यानी फेज डायग्राम में अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं या रीजन होते हैं जिसकी वजह से कार्नोट जो है वो फेज डायग्राम में नहीं बन पाता है या वहां पर फेल कर जाता है। क्लियर। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अभी हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो मेजर रीजन जो होते हैं, मेजर पॉइंट जो होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल में सब मैंने पावर प्लान में करा रखा है स्पेशल क्लासेस में अनअकैडमी पे, तो वो सारी के सारे फ्री क्लासेस है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। तो मेजर पॉइंट जो 2 से 3 होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे फेज डायग्राम। फेज का मतलब है टू फेज डायग्राम होता है, टू फेज रीजन होता है, टू फेज रीजन होता है। क्लियर। तो ये आपका जो है वो टू फेज रीजन होता है जिसमें आपका जो है वो लिक्विड एंड प्लस का जो है वो वेपर। क्लियर। तो ये लिक्विड एंड वेपर का जो फेज होता है यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्लियर। तो कार्नोट साइकिल उसमें अपने को समझना है कि कौन से मेजर पॉइंट की वजह से कार्नोट हमारी फेल हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये जो सेशन है दोस्त। Myself Amit Maurya, clear. Myself Amit Maurya, and I am teaching from last 7+ year in the field of GATE and ISC. कंटिन्यूस से 7+ years से मैं क्लासेस ले रहा हूँ एंड मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था आईआईटी बॉम्बे से। और वहाँ की जो टॉप कोर ब्रांच है, क्लियर, वहाँ की जो टॉप कोर ब्रांच है थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग, टीएफई ब्रांच जो वहाँ की है, टीएफआई, क्लियर, टीएफई ब्रांच वहाँ की जो है, with a 9.2 a CGPI out of the scale of the 10 and qualify maximum public sector. Clear. And publish word top level research paper. क्लियर। और जैसे देखा जाए तो वर्ल्ड के टॉप रिसर्च पेपर जो थे थर्मल एंड फ्लूइड में वो मैंने पब्लिश किए थे। क्लियर। एंड साथ में जैसे नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी मैंने दे रखा है। क्लियर। तो एग्जाम के बाद जब भी कभी आपको टाइम लगे, टाइम मिले और मन करे पेपर देखने का, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ रेफरेंस। एंड ये कंप्लीट डिटेल है, आप एक बार देख लीजिएगा कंप्लीट क्वालिफिकेशन, इतना टाइम नहीं कि पूरा अपन बोल सके। चलिए, ये मेरा एक रिसर्च पेपर है, यहाँ पर मैंने प्लेस कर रखा है जस्ट टॉपिक बताने के लिए। टॉपिक जो मेरा था ये ड्रॉपलेट कंबसन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स ब्लेंडेड मिक्सचर, और ये एक्सपेरिमेंटल थर्मल एंड फ्लूइड साइंसेस में जो है वो पब्लिश है और ये वर्ल्ड का टॉप रिसर्च पब्लिकेशन है। क्लियर। तो ये आप देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। चलिए, अब देखो आपको करना क्या है। जैसे आप ये यूट्यूब पे सेशन देख रहे हो और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक्सेस हो रहा है, तो वैसे ही अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करते हो और इंस्टॉल करते हो दोस्त, तो आज जो स्पेशल क्लासेस होती है अनअकैडमी पे, क्लियर, स्पेशल क्लासेस जो होती हैं, तो ये स्पेशल क्लासेस जो है ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक्सेस कर सकते हो। क्लियर। ऑलमोस्ट इंडिया के टॉप एजुकेटर जितने भी हैं जो भी यहाँ क्लास ले रहे हैं उनकी स्पेशल क्लासेस जो होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो। जैसे मैंने भी बहुत सारा सब्जेक्ट स्पेशल क्लासेस में ऑलरेडी करवा दिया है। पावर प्लांट हो गया है, हाइड्रोलिक्स मशीन करवा दिया है, कुछ टॉपिक जो हैं वो मैंने और भी रैंडम करवाए हैं, और 2 सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं पूरे पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स जो 80 से 90 घंटे का सब्जेक्ट है ये, और दूसरा आपका चल रहा था हीट ट्रांसफर यानी कि HMRT, और ये भी आपका 60 to 70 आवर का जो सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा मैं करवा रहा हूँ स्पेशल क्लासेस में, यानी कि आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर।
ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोनों सब्जेक्ट। अब देखो ऑलमोस्ट फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ये 28 से 30 घंटे का टॉपिक हो चुका है, मुझे लगता है 28 से 30 घंटे की क्लास हो गई है। और एचएमटी भी आपके जो है वो 16 से 17 घंटे की क्लास आपकी हो चुकी है। तो ये सारे के सारे रिकॉर्डेड सेशन है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ये सारी आप देख लीजिए। 14 ऑफ सितंबर से मैं ये सारी क्लासेस आपके रिज्यूम करने जा रहा हूं, तो आपको मैक्सिमम एडवांटेज यहाँ पर देखने को अब मिलेगा। चलिए तो आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। ये मेरा प्रोफाइल है, तो यहाँ पर वहां पर सर्च करके अमित कुमार, या इस वीडियो के बॉटम में भी मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल दिया हुआ है, वहां पर आके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जैसे आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन है ये मैसेज और मेल के थ्रू आना स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई भी आपकी लाइव क्लास अब मिस नहीं होगी। चलिए देखिए, यहाँ से अगर अपन बात करें तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो क्लासेस हैं, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप मिनिमम 12 मंथ के लिए जा सकते हो, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम यहाँ पर हैं गेट एंड एससी के सारे नेशनल लेवल के एग्जाम है, जिसमें आपको एटलीस्ट 8 से 9 मंथ लगेगा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, एंड देन फिर रिवीजन एंड टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज। तो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए जा सकते हो। 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है ये वनली आपका 25,000 का है, 25,000। और इसमें भी अगर आप इस रेफरल कोड को यूज करते हो SPAM01, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना है ये 22,500 आपको पे करना पड़ेगा। एंड थोड़ा सा बेटर होगा कि अगर आप 2 ईयर सब्सक्रिप्शन के लिए आ जाओ, एंड 24 मंथ का जो बीटेक थर्ड ईयर में है, क्लियर, तो वो 2 ईयर का देख सकते हैं फाउंडेशन बैच में सो है। और थोड़ा सा अगर आप और सही से बेटर तरीके से देखना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा फिर आप 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए चले जाइए, और ये जो है ये आपको 30,000 का पड़ेगा, और उसमें भी अगर आप इस रेफरल कोड को यूज कर रहे हैं SPAM01, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा ये 27,000 आपको जो है ये पे करना पड़ेगा, क्लियर। तो 27,000 आपको जो है ये पे करना पड़ेगा, एंड ये देख सकते हो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि 1 ईयर जैसे आपका ये 22.5K का है, और इसमें अगर आप 4.5K ऐड कर देते हो तो 1 ईयर एक्स्ट्रा कोर्स को एक्सेस करने को आपको परमिशन मिल जाता है, तो ये एक बेटर ऑप्शन है, आप ये देख सकते हो। चलिए तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्नोट साइकिल की। तो देखो कार्नोट साइकिल का जो फेलियर होता है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स में मैं अभी आपको पढ़ा भी चुका हूँ कुछ जगह पे, और अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा भी कि अगर अपन कार्नोट साइकिल की बात करें तो कार्नोट साइकिल में 4 बेसिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं। अगर हम लोग कार्नोट साइकिल की बात करें, कार्नोट साइकिल की बात करें, तो कार्नोट साइकिल में 4 बेसिक प्रोसेसेस होती हैं, क्लियर। जस्ट वेट 1 मिनट। 4 बेसिक प्रोसेस होती हैं, जैसे देखा जाए तो पहली प्रोसेस जो होती है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से सिस्टम के अंदर हीट को, या साइकिल के अंदर हीट को क्या करते हैं सप्लाई करते हैं। देन आपका रिवर्सिबल वे में एडियाबेटिकली जो है वो एक्सपेंशन होता है, जिसको हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हमें कुछ एक्सपेंशन वर्क जो है वो डिलीवर्ड होता है। देन उसके बाद फिर क्या होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिवर्सिबल वे में जो है वो हीट का रिडक्शन होता है, यानी लोअर टेम्परेचर यानी सिंक कंडीशन पे जो है वो रिवर्सिबल वे में हीट का रिडक्शन होता है। एंड देन फिर लास्ट स्टेप जो होता है वो आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक वे में सिस्टम में जो प्रोसेस होती है, या सिस्टम में जो फ्लूइड होता है उसका कंप्लीशन होता है, जिसको हम लोग आइसेंट्रोपिक कंप्लीशन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है हीट एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है वर्क को। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो एक बार जस्ट बेसिक अपन साइकिल बना लेते हैं कैसे होता है। तो अगर अपन बात करें और टीएस डायग्राम अगर अपन देखें पहले छोटा सा, क्लियर, बेसिक से बिल्कुल बच्चों वाला, और ये सब डिटेल में मैंने करवा रखा है। तो अगर अपन बात करें यहाँ से टीएस डायग्राम से, मान लो सपोज राइट, तो ये अपनी एंट्रोपी एक्सेस हो गई, ये एंट्रोपी एक्सेस हो गई, और ये सपोज दैट अपना जो है वो टेम्परेचर एक्सेस है, ये अपनी टेम्परेचर एक्सेस है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है, जैसे पहली प्रोसेस मान लो सपोज दैट यहाँ पर अपना जो है वो स्टेट अब 1 है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है ये अपना स्टेट अब 1 है, ये अपना स्टेट अब 1 है, ये स्टेट 1 है। और यहाँ से अगर अपन आगे की तरफ जाएं, ये जो आपकी प्रोसेस है, ये जो आपका स्टेट होगा तो ये स्टेट R2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेट बनेगा ये स्टेट R2 हो जाएगा, क्लियर। और ये कांस्टेंट टेम्परेचर वो है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप देखोगे तो सोर्स से हीट का जो है वो सप्लाई हो रहा है,
अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सोर्स कंडीशन से जो है वो यहाँ पर हीट सप्लाई हो रही है, रिवर्सिबल वे में है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, क्लियर, हाई टेम्परेचर से जो है हीट सप्लाई हो रही है। तो ये जो प्रोसेस आपकी हो रही है अपन ये बोल सकते हो रिवर्सिबल, क्लियर, रिवर्सिबल आइसोथर्मल heat addition to the system, reversible isothermal heat addition to the system, heat addition to the system। बड़ी आराम आराम से पढ़ना है, आराम आराम से चलना है। heat addition to the system, clear, heat addition to the system, heat यहाँ पर सिस्टम में क्या की जा रही है, ऐड की जा रही है। एंड देन फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2 से फिर क्या होगा, 2 से आप नीचे जाओगे, ये आपका हो गया, तो ये आपका रिवर्सिबल वे में जो है वो एक्सपेंशन होगा, क्लियर, रिवर्सिबल वे में जो है वो एक्सपेंशन होगा। तो ये आपकी स्टेट सपोज दैट थर्ड हो गई। तो ये जो है ये आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, या जिसको हम लोग आइसेंट्रोपिक बोल सकते हैं, ये जो आपका है ये आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, क्लियर, ये आपका जो है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो है वो फ्लूइड आपका एक्सपेंड करेगा आइसेंट्रोपिकली, और यहाँ पर एक्सपेंशन से आपको जो है वो डब्ल्यू एक्सपेंशन मिलने वाला है, डब्ल्यू एक्सपेंशन आपको यहाँ से अब मिलने वाला है, डब्ल्यू एक्सपेंशन। तो ये प्रोसेस हो गया। एंड देन फिर क्या होगा बोलो, 3 से 4 जो है वो आपका फिर से अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अच्छा यहाँ पर आइसेंट्रोपिक है तो एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है, यानी S2 इज इक्वल टू जो है वो S3 होगा। और यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप जो है हीट को ऐड कर रहे हो, हीट इज अ लो ग्रेड ऑफ एनर्जी, ऐड करोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो S2 इज ग्रेटर देन आपका S1 हो जाएगा। अब देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट को क्या कर रहे हो, आप रिजेक्ट कर रहे हो, तो हीट रिजेक्ट करोगे लोअर टेम्परेचर पे, यानी यहाँ से आप जो है वो हीट का रिजेक्शन कर रहे हो, Q ऑफ R कर रहे हो, और यहाँ पर हीट आप सप्लाई कर रहे हो, यानी Q ऑफ S दे रहे हो यहाँ पर, क्लियर, यहाँ पर Q ऑफ S आप दे रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त, जब आप हीट को रिजेक्ट करोगे तो यहाँ पर एंट्रोपी आपकी कम होने वाली है, और ये पॉइंट जो है ये आपका फोर्थ आ जाएगा, यानी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो S4 जो है वो लेस देन आपका S3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर एंट्रोपी जो है वो आपकी रिड्यूस होने वाली है, यहाँ पर एंट्रोपी जो है ये आपकी कांस्टेंट रहने वाली है, क्लियर, यहाँ पर एंट्रोपी जो है ये आपकी कांस्टेंट रहने वाली है, और यहाँ पर एंट्रोपी जो है ये बढ़ने वाली है, क्लियर, यहाँ पर एंट्रोपी जो है ये आपकी बढ़ती है, और ऐसे ये कंडीशन आने वाली है। तो ये फोर्थ कंडीशन आपकी निकल के आ जाएगी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फोर्थ कंडीशन यहाँ पर आपकी निकल के आ जाएगी। अब देखो यहाँ से अगर अपन बात करें तो ये आपके जो प्रोसेस है ये आपके जो है वो रिवर्सिबल, क्लियर, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, क्लियर, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, reversible isothermal heat reduction, reversible isothermal heat reduction process है, heat reduction process, isothermal heat reduction process है, heat reduction process। अब देखो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट पे आप आ जाओगे, क्लियर, देन उसके बाद फिर क्या होना है, आइसेंट्रोपिक कंप्लीशन करना है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करना है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए आपको कंप्रेशन वर्क जो है वो सप्लाई करना पड़ेगा, डब्ल्यू कंप्रेशर आपको इसको देना पड़ेगा, क्लियर। तो ये जो प्रोसेस होगी 4 से 1 जो प्रोसेस होगी ये रिवर्सिबल या आइसेंट्रोपिक भी बोल सकते हो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस हो जाएगी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, या इसको आप जो है वो आइसेंट्रोपिक भी बोल सकते हो, क्लियर, इसको आप जो है वो आइसेंट्रोपिक भी नाम दे सकते हो, क्लियर, आइसेंट्रोपिक भी आप इसको बोल सकते हो, आइसेंट्रोपिक भी नाम दे सकते हो। तो ये कंप्लीट आपके थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार्नोट साइकिल बन जाती है, कहाँ पर टीएस डायग्राम पे अगर देखा जाए, ऑन द टीएस डायग्राम, क्लियर, ऑन द टीएस डायग्राम, ये टीएस डायग्राम पे प्रोसेस बन जाती है। तो आप थोड़ा सा बस ये याद रखिएगा कि अगर अपन कार्नोट की बात करें तो कार्नोट में 4 बेसिक प्रोसेस होती हैं। पहली हमारी आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस होती है फॉर हायर टेम्परेचर सोर्स कंडीशन, एंड सेकेंड जो प्रोसेस होती है और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होती है जिसमें हमें वर्क डिलीवर्ड होता है। थर्ड प्रोसेस जो होती है वो लोअर टेम्परेचर पे हीट का रिजेक्शन होता है, सिंक कंडीशन पे हम हीट को रिजेक्ट करते हैं सिस्टम से। एंड लास्ट प्रोसेस जो फोर्थ प्रोसेस होती है यहाँ पर, उस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीशन को एग्जीक्यूट करते हैं, 4 से 1 तक हम लोग जाते हैं।
हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखो इन्हीं चारों प्रोसेस को अगर हम फेज डायग्राम में लेके जाएं, वाटर के लिए अगर फेज डायग्राम में लेके जाएं, तो वहां पर कैसे फेल्योर कैसे होता है वो अपन थोड़ा सा समझते हैं। तो जो पॉइंट इंटरव्यू में आपको बोलना है, इंटरव्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट है, बस वही हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल में सब मैंने बता रखा है। 10 से 15 मिनट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही अपन यहाँ पर बोलेंगे, बाकी सब मैंने डिटेल में अभी अनअकैडमी स्पेशल क्लास में आपको बता रखा है। ठीक है, तो चलिए अब देखो यहाँ पर जैसे अगर अपन बात करें तो ये आपका टीएस डायग्राम हो गया, ये टीएस डायग्राम हो गया, तो ये एंट्रोपी एक्सेस हो गया, और ये आपका जो है वो टेम्परेचर एक्सेस है। देखो यहाँ पर जैसे देखा जाए प्लांट में, तो प्लांट में दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है पंप, और जो थर्मल पावर प्लांट यानी जो वेपर पावर प्लांट होता है रैंकाइन साइकिल या जो स्टीम पावर प्लांट, उसमें हम जो पंप यूज करते हैं ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल नेचर का होता है, सेंट्रीफ्यूगल नेचर का। क्लियर, ये जो पंप हम लोग यूज करते हैं ये सेंट्रीफ्यूगल नेचर का होता है, सेंट्रीफ्यूगल नेचर। क्लियर, सेंट्रीफ्यूगल नेचर का हम लोग पंप जो है वो यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। तो ये याद रखिएगा, ये जो अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, क्लियर, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है ये हमारा सिंगल फेज ऑफ फ्लूइड के लिए जो है वो डिजाइन है, सिंगल फेज ऑफ फ्लूइड। क्लियर, सिंगल फेज ऑफ फ्लूइड, सिंगल फेज ऑफ फ्लूइड। क्लियर, सिंगल फेज ऑफ फ्लूइड के लिए ये क्या है, डिजाइन है। सिंगल फेज ऑफ फ्लूइड के लिए ये डिजाइन होता है, सिंगल फेज। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहीं पर वाटर को लिफ्ट कर रहे हैं तो वाटर को ही लिफ्ट कर पाएंगे। अब मे भी आपने घरों में देखा होगा जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, ट्यूबवेल जो होते हैं जो खेतों में यूज किए जाते हैं, तो उसमें अगर कहीं पर भी एयर लीक कर जाती है, क्लियर, एयर लीक कर जाती है, तो वो वाटर को लिफ्ट करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। यानी वहां पर फिर इतना ज्यादा इंपेलर पावर डेवलप नहीं हो पाएगा कि वाटर को फर्दर वो क्या करे, सम्प लेवल से असक कर सके या लिफ्ट कर सके और आपको वो डिलीवर करे। तो उस चीज को ध्यान रखिएगा कि जैसे एयर का लीकेज होता है तो एयर आपका जो है वो सेकंड फ्लूइड हो जाएगा, और वाटर और एयर जो है ये टू फेज बना देंगे। टू फेज मतलब दो डिफरेंट स्टेट आपके फॉर्म हो जाएंगे। तो वैसा यहाँ पर नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगल पंप या पंप जो होते हैं वो सिंगल फेज के लिए डिजाइन होते हैं। एट अ टाइम जो है वो सिंगल फ्लूइड को वो क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, उसके लिए वो वर्क कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा। दूसरा जो कंपोनेंट यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं वो होता है स्टीम टरबाइन। सेकेंड जो कंपोनेंट यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट या जो पार्ट हम लोग यूज करते हैं ये होता है स्टीम टरबाइन। अब देखो स्टीम टरबाइन के बारे में आप ये याद रखिएगा कि स्टीम टरबाइन जो होती है वो किसी भी थर्मल प्लांट का जो है वो हार्ट होती है, हार्ट सबसे मेजर कंपोनेंट जो होता है वो स्टीम टरबाइन होती है। और किसी भी स्टीम टरबाइन का जो मेजर इशू होता है वो होता है उसके ब्लेड का सरफेस। जितना प्रॉपर स्मूथ या डिजाइन जो उसकी जितनी परफेक्ट होगी सरफेस की, उतना परफेक्ट आपका वर्क आउटपुट क्या होने वाला है, प्लांट्स डिलीवर्ड होने वाला है। तो किसी प्लांट का हार्ट होता है स्टीम टरबाइन, एंड स्टीम टरबाइन का जो हार्ट होता है वो होता है उसके सरफेस, ब्लेड का सरफेस। तो सरफेस बिल्कुल चमचमाता हुआ बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि स्टीम टरबाइन के केस में क्या होना चाहिए कि आपका जो सरफेस है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए, बढ़िया स्मूथ सरफेस होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए, स्मूथ। क्लियर, सरफेस जो है वो आपका स्मूथ होना चाहिए, अदरवाइज में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब हम लोग स्टीम से पावर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो स्टीम धीरे धीरे क्या होती है, कंडेंस होने लगती है, यानी कूल होने लगती है। तो जब कंडेंस और कूल होती है तो वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो होता क्या है कि टरबाइन के अगर लोअर स्टेज में देखा जाए, अब अगर मल्टी स्टेजेस हैं, जैसे हाई प्रेशर टरबाइन हो गई, लो प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट, तो लो प्रेशर टरबाइन यानी लास्ट स्टेज ऑफ द टरबाइन जो होती है उसमें मॉइस्चर की जो इशू होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि स्टीम अगर ज्यादा कंडेंस हो गई तो एग्जिट में भी आपका कुछ अमाउंट जो है वाटर का निकल सकता है बाहर। मान लो सपोज दैट अगर क्वालिटी आपकी 80%, इसका मतलब 20% आपका क्या है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, एंड 80% जो है आपका मॉइस्चर मतलब वेपर है। तो अगर ऐसा हुआ कि वाटर फॉर्म होना शुरू हो गया या मॉइस्चर, तो क्या होगा, मॉइस्चर की वजह से सरफेस पे करोजन या इरोजन की प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो सरफेस से स्केलिंग एंड रिमूवल स्टार्ट हो जाएगा और सरफेस बिकम रफ। रफ होगा तो सर्विस लाइफ एक तो उसकी रिड्यूस होगी, और दूसरा लॉसेस हमारे जो है वो बढ़ जाएंगे। तो परफॉर्मेंस जो सिस्टम है साइकिल का है वो आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो थोड़ा सा कोशिश अपन ये करते हैं कि जितना मॉइस्चर अपन लोअर स्टेज में कंट्रोल कर सके उतना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं कि लोअर स्टेज में मॉइस्चर आपका ना जाने पाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए
अब अगर हम यहाँ पर टू फेज डिजाइन करें तो जैसे टीएस डायग्राम, जो सिंपल आपका टीएस डायग्राम जो होता है टू फेज के लिए, अगर अपन देखें वाटर एज अ फ्लूइड बोल दें तो टू फेज के लिए सिमेट्रिक डायग्राम होता है टीएस का। टीएस डायग्राम जो होता है वो सिमेट्रिक डायग्राम होता है, बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट सिमेट्रिक डायग्राम होता है। सिमेट्रिक, दोनों कर्वेचर आपके सिमेट्रिक होते हैं, चाहे वो सैचुरेटेड लिक्विड का कर्वेचर हो या सैचुरेटेड वेपर का कर्वेचर। और यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपका जो है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है सीपी। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर अपन बात, अच्छा एक तो तीसरा पॉइंट और भी है, एक छोटा सा थर्ड पॉइंट और भी है। देखो अगर आपका सिंगल फ्लूइड है, सिंगल फ्लूइड है यानी वाटर हो या वेपर हो या सॉलिड हो, क्लियर, तो उसमें अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करें तो कांस्टेंट प्रेशर पे तो टेम्परेचर 110% क्या होगा, बढ़ेगा। हीट रिजेक्ट करवाएं तो 110% टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा। यानी कांस्टेंट प्रेशर पे सिंगल फेज में कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट का इंटरेक्शन इज नेवर पॉसिबल। और ये याद रखिएगा, नेवर पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं होता है कि हम सिंगल फेज में जो है वो हीट का इंटरेक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे करवा दें। तो 110% वेरिएबल टेम्परेचर की कंडीशंस आपको देखने को मिलने वाली है, 110%। क्लियर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे दो डिफरेंट प्रेशर लाइंस होती हैं, दो प्रेशर डिफरेंट प्रेशर की लाइन होती है जैसे देखा जाए तो ये एक आपका प्रेशर हो गया, मान लो सपोज रेडियस P1 इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और एक प्रेशर ये यहाँ पर हो जाता है, सपोज दैट ये आपका P2 इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। अब देखो मान लो सपोज दैट यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मान लो ये पॉइंट अपना 1 हो गया, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या होगा, आइसोथर्मल कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, हीट का सप्लाई करेंगे। आइसोथर्मल कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, हीट की सप्लाई करेंगे। आइसोथर्मल कंडीशन पे हम लोग हीट की सप्लाई करने वाले हैं, हीट की सप्लाई। तो यहाँ से अगर अपन स्टार्ट करें तो यहाँ से 1 से 2 तक जाएंगे, 1 से 2 तक गए, मान लो सपोज दैट ये 2 पॉइंट है, एंड देन फिर यहाँ से अपने को नीचे आना पड़ेगा। तो ये टरबाइन में, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हीट का सप्लाई किया, ये Q ऑफ S हो गया, और यहाँ से एक्सपेंशन हुआ तो यहाँ से W ऑफ एक्सपेंशन अपने को जो है वो डिलीवर्ड हो गया, और ये पॉइंट जो है वो आपका थर्ड पॉइंट आ गया। एंड देन फिर यहाँ तक आए, थर्ड से यहाँ पर सपोज दैट हम लोग फोर्थ पॉइंट तक आए, फोर्थ पॉइंट तक आए, और यहाँ पर जो है वो अपना जो हीट जो है वो रिजेक्ट हो गया। एंड देन फिर हम लोग जो है 4 से 1 तक चले गए, 4 से 1 तक, और इसमें हम लोगों ने कुछ वर्क जो है वो सप्लाई कर दिया, W कंप्रेशन जो है ये हमने सप्लाई कर दिया। W कंप्रेशन जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर सप्लाई कर दिया, W कंप्रेशन। तो ये फोर्थ पॉइंट। अब देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक मेजर इशू आ चुका है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो मेजर इशू आ गए। देखो ये पॉइंट देखो, यहाँ पर क्या है, ये आपका इनलेट ऑफ द पंप है, जैसे ये देखा जाए तो ये आपका इनलेट ऑफ पंप है, ये आपका इनलेट ऑफ पंप होता है, ये इनलेट ऑफ पंप है। और ये थर्ड पॉइंट जो है ये आपका एग्जिट ऑफ द स्टीम टरबाइन है, जैसे ये फोर्थ पॉइंट देखा, थर्ड पॉइंट एग्जिट ऑफ अ स्टीम टरबाइन है, ये आपका एग्जिट ऑफ स्टीम टरबाइन है, ये इनलेट ऑफ द पंप। और पंप के इनलेट पे देखो क्या है, लिक्विड का अमाउंट भी है और वेपर भी है, लिक्विड भी है और वेपर भी है, यानी टू फेज अरेजन यहाँ पर है, टू फेज अरेजन है। क्लियर। वहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर जो है वो फेज अरेजन है, टू फेज अरेजन है, टू फेज है। और यहाँ पर एग्जिट ऑफ स्टीम टरबाइन अगर देखा जाए तो यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, यहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों इशू आने वाले हैं, एक तो पंप वर्क नहीं करेगा और दूसरा स्टीम टरबाइन भी इसकी सर्विस लाइफ कम हो जाएगी, और इसको बहुत ज्यादा ऑपरेट नहीं कर पाते। देखो टरबाइन तो बाद में चिल्लाएगा, पंप तो पहले ही वर्क नहीं करेगा, क्लियर। साइकिल ही एग्जीक्यूट होने में प्रॉब्लम हो जाएगी, वाटर लिफ्ट ही नहीं होगा, बॉयलर तक जाएगा ही नहीं, क्लियर। तो साइकिल में जो वर्किंग फ्लूइड का रोटेशन है वही आपका बंद हो जाएगा, तो साइकिल ऑटोमेटिकली आपकी क्या कर जाएगी, क्लोज हो जाएगी यानी बंद हो जाएगी। ये मेजर एक इशू आया यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपने बोला चलो ठीक है, हम पंप और टरबाइन दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं, सेफ मोड में लेके आते हैं। देखो ये मेजर इश्यूज हैं जिसकी वजह से कार्नोट जो है फेज डायग्राम में फेल हो गया था। तो अगर हम लोग यहाँ पर कुछ और डिफरेंट मॉडिफिकेशन करें, यहाँ पर डिफरेंट मॉडिफिकेशन करें, तो मान लो सपोज दैट ये आपका एंट्रोपी एक्सेस है और ये आपके जो है वो टेम्परेचर एक्सेस थी, ये टेम्परेचर एक्सेस थी। तो अगर हम लोग कुछ यहाँ पर मॉडिफिकेशन लेके आए, कुछ मॉडिफिकेशन करें अगर, तो जैसे मान लो सपोज दैट ये आपका जो है
फेज डायग्राम है, ये फेज डायग्राम। तो यहाँ पर जैसे आपका ये क्रिटिकल पॉइंट है सीपी, ये क्रिटिकल पॉइंट आपका सीपी हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे ये आपका जो है वो प्रेशर जो है वो P1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, P1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जैसे सपोज दैट आपका जो है ये आपका देखा जाए तो ये P2 इज इक्वल टू जो है वो कांस्टेंट हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा नोटिस करें तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो अगर अपने को सेव करना है तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें यहाँ से, तो ये मान लो अपना पॉइंट जो है वो 1 हो गया, ये पॉइंट 1 हो गया। अब देखो अगर सेम प्रेशर अपने को मेंटेन करना है, तो सेम प्रेशर मेंटेन करना है तो अपने को यहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट अपना जो है वो 2 हो जाएगा, और ये पॉइंट मैं नाम दे दे रहा हूँ, ये पॉइंट सपोज दैट आपका 2 डैश हो गया। एंड देन फिर आप कहाँ तक आओगे, 3 तक आए, यहाँ तक आए, मान लो ये 3 डैश पॉइंट हो गया। और टरबाइन को बचाना है तो स्लाइटली अपन सुपर हीट रीजन में चले जाएंगे, तो ये मान लो 3 पॉइंट हो गया, और यहाँ तक आ गए, हल्का सा स्लाइटली जो है वो वेट रीजन में आ जाएंगे, ये 4th पॉइंट हो गया। तो यहाँ से आपने हीट सप्लाई कर दी, मान लो क्यू ऑफ एस दे दिया, और यहाँ से आपका जो है वो डब्ल्यू ऑफ एक्सपेंशन डेवलप हो गया, डब्ल्यू एक्सपेंशन आ गया, और यहाँ से आपका जो है वो रिजक्शन हो गया, क्यू ऑफ आर निकल गया, और यहाँ पर आपने जो है वो डब्ल्यू पंप साइकिल में सप्लाई कर रखा है। अब देखो यहाँ पर क्या इशू आ गया दोस्त, यहाँ पर जरा ऑब्जर्व करो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 से लेके 2 डैश तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये देख लो, या ये आप देख लो यहाँ से। अब एक मेजर इशू आपने और डेवलप कर दिया, आपने नो डाउट पंप को सेव कर दिया, आपने नो डाउट टरबाइन को भी क्या कर दिया, सेफ कंडीशन में ले आए। लेकिन ये आपने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन यहाँ, या जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो साइकिल में डेवलप कर दिया। क्या कि 2 से 2 डैश तक अगर देखा जाए, या 3 डैश से 3 तक देखा जाए, तो आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे सिंगल फेज में हीट सप्लाई कर रहे हो। क्लियर? यानी आप हो कि हीट सप्लाई कर रहे हो, और टेम्परेचर जो है वो साइकिल का बढ़ ही नहीं रहा है, सिस्टम का, फ्लूइड का। तो ये जो है वो इम्पॉसिबल होता है, यानी ये आपका पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो ये भी पॉसिबल आपका नहीं होता है। तो उसमें हुआ क्या फिर देखो, अब कार्नॉट ने क्या किया, कार्नॉट ने जो है सॉरी रेंकाइन ने क्या किया, इस 2 प्रोसेस को जो है 2 डैश को यहाँ पर वेरिएबल प्रेशर पे कर दिया, वेरिएबल टेम्परेचर पे, और ये 3 डैश को प्रोसेस को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस प्रोसेस को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर अपन बात करें रेंकाइन ने क्या किया, रेंकाइन ने क्या किया जो है अगर देखा जाए तो कुछ लोग रेंकाइन साइकिल को इसीलिए मॉडिफाइड आप कार्नॉट साइकिल भी बोलते हैं, कार्नॉट साइकिल भी बोलते हैं, मॉडिफाइड कार्नॉट साइकिल। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो टीएस डायग्राम पे क्या होगा, जैसे अगर अपन यहाँ पर देखें तो अपने को जो है अब सेफ साइकिल डिजाइन करना, जिसको हम लोग मॉडिफाइड ऑफ कार्नॉट साइकिल भी बोलते हैं, मॉडिफाइड ऑफ कार्नॉट साइकिल भी बोलते हैं। और ये अपना सीपी पॉइंट होता है, जैसे ये अगर देखा जाए तो ये अपना जो है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है सीपी। क्लियर? ये अपना क्रिटिकल पॉइंट सीपी होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका ये होता है, ये आपका P1, या अपन इसको बोल सकते हैं ये जो है ये P ऑफ द बॉयलर है, और ये आपका जो है वो कांस्टेंट है। क्लियर? ये बॉयलर प्रेशर है जो कि आपका कांस्टेंट है। एक यहाँ पर प्रेशर होता है, ये प्रेशर एक हो गया आपका, ये आपका जो है ये P2, यानी कि ये P ऑफ कंडेंसर होता है, और ये भी जो है ये आपका कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर देखा जाए बेसिकली, अगर यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये .1 हो गया, और यहाँ पर ये जो है ये पंप वर्क होगा, तो हम लोग यहाँ तक जाएंगे, ये .2 हो जाएगा, तो ये वेरिएबल प्रेशर पे आ जाएगा, वेरिएबल प्रेशर पे ये हो गया, ये हो गया। तो ये 1 से 2 तक अपना पंप वर्क हो जाता है, तो यहाँ पर हम इसको W पंप सप्लाई कर देते हैं, एंड देन यहाँ पर जो है वो हम लोग इसको Q ऑफ S सप्लाई करते हैं, और हम लोग कहाँ तक जाते हैं, स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर तक जाते हैं, जिससे कि मॉइस्चर का लेवल कम हो जाए, स्लाइटली सुपरहीटेड कंडीशन। और यहाँ पर आ जाते हैं तो ये 4th पॉइंट हो जाता है, और यहाँ से अपना जो है वो टरबाइन वर्क अपने को मिल जाता है। 4th से रिजक्शन होता है, तो यहाँ से Q ऑफ R हो जाता है। ये आपके रेंकाइन साइकिल निकल आती है, ये रेंकाइन आ जाती है।
क्लियर, ये रैंकाइन साइकिल भी बोल सकते हो, या इसको आप जो है वो मॉडिफाइड कार्नोट साइकिल भी नाम आप दे सकते हो। तो ये रैंकाइन साइकिल होती है। तो यहाँ पर आपको तीन मेजर फेल्योर आपको बताने हैं। पहला पंप, दूसरा टरबाइन, एंड थर्ड वन आपको ये बताना है कि सिंगल फेज में कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट का जो इंट्रैक्शन है वो पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से कार्नोट साइकिल जो है वो फेज डायग्राम यानी टू फेज रीजन में जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती, और उसको हम लोग जिस रीजन में वो फेल होती है उसी रीजन में हम उसको मॉडिफाई करते हैं, इंप्रूव करते हैं, और वहां से एक नई साइकिल थर्मोडायनामिक डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट साइकिल इज अ रैंकाइन, जो कि आज के डेट में थर्मल पावर प्लांट में क्या की जाती है, यूज की जाती है। तो ये आपको इंटरव्यू में जाके बोलना है। क्लियर, और बाकी और डिटेल में सब मैंने करवा रखा है स्पेशल क्लासेस में, तो वहां पर जाइए और स्पेशल क्लास कंटिन्यू करिए। क्लियर, और जो भी डाउट आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, चलिए, तो इस सेशन को हम लोग जो है वो यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। क्लियर, नए क्वेश्चन के साथ। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। एंड लास्ट में फिर से मैं एक बार ये बोलूंगा कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अनअकैडमी का जो टेलीग्राम ऐप है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, बॉटम में लिंक दिया हुआ है, एंड बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दीजिए। एंड ये मेरा रेफरल कोड है। क्लियर, एंड अगर आप प्लस के लिए सोच रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो, SPAM01 फॉर 10% डिस्काउंट। क्लियर, चलिए, तो इस पर्टिकुलर सेशन को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।